दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा 30 जुलाई को होने वाली है और आप ये मानकर चलिए कि 30 जुलाई से जो है डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला है। तो ये आपका अंतिम डेट है, यानी कि इसी दिन निश्चित तौर पर आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो देखिए, इसी क्रम में हमने आपको इससे पहले 2020 का जो जीके का प्रैक्टिस सेट था प्रीवियस ईयर का, वो करवाया था। और इस वीडियो में हम 2020 का जो है सामान्य हिंदी का जो पूरा 50 प्रश्न होगा, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों से बस एक ही बात है कि आप वीडियो को जरूर शेयर करिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम और वीडियो आपके लिए लेकर आ पाएँ। देखिए, जो हमारा कट ऑफ वाला जो वीडियो था कि कैसे स्ट्रेटजी वाली वीडियो, उसको आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। उसी प्रकार से आप सभी वीडियो को प्यार दीजिए। तो इस वीडियो में हम 51 से लेकर पूरे 100 तक प्रश्न करने वाले हैं। इसमें से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है, यानी कि पृथ्वी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? तो देखिए, अब तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव क्या होता है आपको पता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत से बिगड़ कर हिंदी में आते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी शब्द है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर दिया है, पृथ्वी क्या है, तत्सम शब्द है। और विदेशज शब्द क्या होते हैं, जो विदेशी भाषाओं से लिए गए होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि हमारा हो गया यहाँ पर ट्रेन जो हो गया, जैसे हमारा लेटर हो गया, लेटर वर्ड हम यूज़ करते हैं अपने हिंदी में। स्कूटर हो गया, कार हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब जो हमारे विदेशज शब्द हो जाएंगे। 52 नंबर प्रश्न है, संप्रदान कारक का परसर्ग क्या है? देखिए, ये बहुत जो कारक हमारे 8 हैं, यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं। जैसे कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए। तो अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको पूरा याद रहेगा। तो क्या हो जाएगा, संप्रदान को के लिए होता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हमारा डी हो जाएगा, संप्रदान के लिए होता है। कर्ता ने कर्म, देखिए कर्ता ने कर्म जो है को होता है, कर्ण का से के द्वारा होता है, संप्रदान को के लिए होता है, अपादान से अलग होने में, संबंध का की रे, अधिकरण में पर ऊपर, और संबोधन का हे भो अरे। ये 8 आप दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में कौन सा काल है? बहुत ही आसान है, रहा हूँ लिखा है तो आप देखते ही पहचान जाएंगे ये क्या है। मैं चित्र बना रहा हूँ, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्तमान काल में है, मैं बना रहा हूँ। 54 नंबर प्रश्न है, आलू किस भाषा का शब्द है? देखिए, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कई बार कि किस भाषा का शब्द है ये। तो 54 नंबर हमारा हो जाएगा जो आलू है। देखिए, आपने जीके में भी पढ़ा होगा कि भारत में आलू हो गया, तंबाकू हो गया, ये किसके द्वारा भारत में लाया गया था? तो आलू, तंबाकू ये सब जो है पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। और आलू जो है पुर्तगाली भाषा का ही शब्द है। देखिए, पुर्तगाली भाषा के कई शब्द और बनते हैं, जैसे कि आपका आलपीन हो गया, आलमारी हो गया, पिस्तौल हो गया, तंबाकू हो गया, काजू, संतरा, मिस्त्री, ये सब जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, जो स है ये इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, वर्ण के उच्चारण स्थान बहुत बार आते हैं। तो ये हमारा जो है मूर्धा। देखिए, कौन कौन से हमारे वर्ड हो जाएंगे, ख को जब हम बोलते हैं तो हमारा जीभ जो है मूर्धा को स्पर्श करता है, यानी कि ऊपर ख, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ख। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, अड़, ट, ठ, ड, ढ, अढ़ और स, ये सभी जो है हमारे मूर्धा से स्पर्श करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम दांत की बात करें तो हमारे दंत स्वर कौन कौन से होते हैं, त, थ, द, ध, न। क्या हो जाएगा, त, थ, द, ध, न हमारे जो है दंत स्वर होते हैं, जो कि दांत से बोले जाते हैं। अगर हम तालु की बात करें तो च, छ, ज, झ, इय, ये क्या होते हैं, तालु से बोले जाते हैं, इन्हें हम तालव्य कहते हैं। कंठ से कौन सा स्वर बोला जाता है, देखिए क, ख, ग, घ, अंग, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। तो इनको जो है आप याद रख लीजिए। जो पूरा वर्णमाला वाला चैप्टर होता है, इसको एक बार आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? तो गूलर का फूल होना, इसका सही अर्थ होता है कि बहुत ही दुर्लभ वस्तु, यानी कि बहुत ही दुर्लभ। तो हमारा क्या हो जाएगा, गूलर का फूल होना मतलब बहुत ही दुर्लभ वस्तु। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? देखिए, सुत मतलब क्या होता है, सुत मतलब होता है पुत्र। क्या होता है, सुत मतलब होता है पुत्र। अगर हम सुत में आ लगा दें, सुता कर दें, तो यह क्या बन जाएगा, पुत्री।
तो अगर हम सूत्र को स्त्रीवाचक बनाने जाएंगे तो हमें आ जुड़ा है प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। प्रत्यय शब्द के पीछे जोड़ता है, तो सूत्र में आ जुड़ गया तो ये सुता बन गया, और सुता का मतलब क्या हो गया? पुत्री। तो 57 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया, तो पैरों से लेकर सर तक के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है आपाद मस्तक। क्या होता है? आपाद मस्तक, यानी कि पैर से लेकर सिर तक के लिए ये प्रयोग होता है, आपाद मस्तक। अगर हम बात करें आद्योपांत, तो आद्योपांत का अर्थ क्या होता है? आदि से लेकर अंत तक। आद्योपांत का मतलब आदि से लेकर अंत तक। और नतमस्तक का मतलब क्या होता है कि किसी के सामने सिर झुकाने वाला जो है वो नतमस्तक होता है। 59 नंबर प्रश्न है, देखिए अगर आप हिंदी में चाहेंगे तो आप 50 में से 45 प्रश्न तो निश्चित तौर पर सही कर देंगे, और बहुत लोग ऐसे होंगे जो 50 में से 50 प्रश्न सही कर सकते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी वगैरह के लिए हिंदी पढ़ते होंगे। अगला प्रश्न है, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए सौंदर्य का नाम जहाँ पर आए वहाँ पर समझ जाइए कि वहाँ अलंकार की बात हो रही है, तो काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को जो है अलंकार बढ़ाते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार कौन है? तो हिंदी के अगर हम सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार कहें, व्यंगकार आप कह लीजिए, तो ये हमारे हो जाएंगे हरिशंकर परसाई। इनका नाम व्यंगकार में जो है सबसे ऊपर लिया जाता है, तो इनका नाम आप जो है ज़रूर याद रखिए। 61 नंबर प्रश्न है, सडानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही जो है निशान लगाइए। सडानन का हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सड प्लस आनन। देखिए बहुत ही आसान, क्या हो जाएगा? सट प्लस आनन, सटानन हो जाएगा, सट प्लस आनन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, चक्रधर शब्द है किस प्रकार का? देखिए चक्रधर ये किस प्रकार का शब्द है? बहुत ही आसान है। देखिए शब्द 3 प्रकार के होते हैं रचना की दृष्टि से। कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला हो जाएगा, अगर हम देखें रचना की दृष्टि से शब्द होते हैं, पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़। देखिए आप याद रख लीजिए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। देखिए रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका हम और खंड न कर पाएँ, जैसे कि हमारा हो गया आज, कल, ऊपर, नीचे। इन सभी शब्दों को हम तोड़ नहीं पाएंगे, तो ये हमारे रूढ़ शब्द हो गए। यौगिक क्या होता है? जिसको हम तोड़ पाएँ, जैसे कि विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ये क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो गया। योग रूढ़ में क्या होता है? देखने में तो ये यौगिक लगते हैं और इनका लेकिन अर्थ रूढ़ होता है, जैसे कि चक्रधर जो है ये देखने में इसमें चक्र है और धर है, 2 शब्द है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो रूढ़ है। चक्रधर का मतलब क्या होता है? चक्र को धारण करने वाले भगवान कृष्ण कह लीजिए, या फिर चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु कह लीजिए। चक्रधर का मतलब जो है आपका एक ही होगा, तो चक्रधर का मतलब विष्णु होता है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये योग रूढ़ हो गया। उसी प्रकार से अगर आया नील कमल, नहीं यहाँ पर अगर नीलकंठ मान लीजिए आ गया, तो देखिए नीलकंठ में शब्द 2 हैं, लेकिन इसका अर्थ जो है रूढ़ है, यानी कि इसका नीलकंठ का मतलब क्या होता है? भगवान शिव हो गए। दशानन का मतलब क्या हो जाएगा? रावण। ये सब योग रूढ़ में आ जाएगा, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। 63 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, वो हमारा अनिश्चयवाचक हो गया। जैसे कि कुछ क्या हो गया? कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, इससे हमें पता नहीं चला कि कितनी वस्तु की बात हो रही है, तो कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। कौन, ये क्या हो गया? क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो इसको आप याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए है करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं ये सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा या फिर सर्वनाम के साथ संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारक कौन से हैं? तो देखिए जो स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारक होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विभाव करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखिए, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे है नैनहि, त्यों त्यों खरी निकरै सा निकाई, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो आप उसको पहचानिए। देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा पुनरुक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति अलंकार। अब देखिए पुनरुक्ति अलंकार क्या होता है कि सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति जो है पुनरुक्ति कहलाती है। अब देखिए जहाँ पर ज्यों ज्यों त्यों त्यों इस प्रकार का शब्द आता है वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? पुनरुक्ति अलंकार यहाँ पर जो है हमारा हो जाए। ज्यों ज्यों त्यों त्यों त्यों, जैसे जैसे तैसे वैसे अगर लिखा हो तो हमारा पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है?
देखिए दीपक तो बिल्कुल गलत है, दीपक कैसे लिखा जाता है, इसमें बड़ी ई की मात्रा होती है, दीपक, दीपक गलत है। मूर्ति बिल्कुल गलत है, मूर्ति में क्या हो जाएगा, बड़ी ऊ की मात्रा, मूर्ति। और हमारा गलत कौन, शुद्ध शब्द कौन सा है, उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल बहुत सही लिखा हुआ है। देखिए माफ़ कीजिएगा, उज्ज्वल भी गलत लिखा हुआ है। देखिए उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, ऊ होता है आजा आधा ज, 2 बार आधा ज, और व ल। उज्ज्वल में क्या होता है, 2 बार आधा ज लिखा होता है। इस बात को आप जो है याद रखिएगा। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी जो है सही नहीं है। उज्ज्वल भी गलत है, दीपक भी गलत है, और मूर्ति भी गलत है। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, उसी को आपको पहचानना है। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है। देखिए जैसे कि अतिक्रमण में अति उपसर्ग है, प्रतिरक्षण में प्रति उपसर्ग है, और सुगम में सु उपसर्ग है। दर्शन में देखिए यहाँ पर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, दर्शन में जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं इनमें से कौन कौन से। देखिए काव्य 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वो होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, जैसे कि नाटक और प्रहसन। क्या हो जाएगा 69 नंबर में, नाटक और प्रहसन दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि इस चिन्ह का नाम क्या है, जो आपके पास चिन्ह दिख रहा है इसका नाम क्या है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा पुनरुक्ति बोध चिन्ह। इसे हम क्या कहते हैं, पुनरुक्ति बोध चिन्ह। जैसे कि हमने किसी का नाम लिखा और उसी नाम को हमें दोबारा नीचे लिखना होता है, तो हम 2 बार डैश दे देते हैं। तो इसी को यानी कि उसी उक्ति को हम नीचे कहना चाह रहे हैं, इसी को हम पुनरुक्ति बोध चिन्ह कहते हैं। यानी कि किसी बात को हमने ऊपर लाइन में लिखा, उसी को रिपीट करना है, तो हम इस जो है निशान को नीचे बना देते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो सुमित्रा नंदन पंत हैं इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक कौन सा इसमें से है। तो देखिए तो जो हमारा शेर है, सिंह है, इसको स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक माना जाता है। तो 72 नंबर का क्या हो जाएगा, देखिए सिंह को जो है माना जाता है स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक। 73 नंबर प्रश्न है, तो देखिए 73 नंबर प्रश्न क्या है, अली शब्द के 2 अर्थ कौन कौन से। देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है। अली का मतलब एक होता है भौरा, और अली का दूसरा मतलब होता है सखी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, भौरा और सखी। 74 नंबर प्रश्न है कि वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। तो इसमें हमारा क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी, जो बहुत, यानी कि उसका जो क्रिया है वो बोलना है, और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, यानी कि वो कैसा बोलती है, बहुत बोलती है। तो बहुत जो हो गया क्रिया का विशेषण हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, उज्ज्वल पद में संधि है, कौन सी संधि है। देखिए उज्ज्वल का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, उत प्लस ज्वल। अगर आपने सही से अगर संधि पढ़ा होगा तो आप तुरंत इसका विच्छेद कर लेंगे। उत प्लस ज्वल जो है उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है, उत प्लस ज्वल। 75 नंबर का अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर स्वर व्यंजन पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। व्यंजन संधि में क्या होता है, देखिए कि किसी भी स्वर के बाद स्वर आए, माफ़ कीजिएगा, अगर व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तो हमारा क्या हो जाता है, व्यंजन संधि। देखिए यहाँ पर उत में त आया है, फिर ज से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, छायावादी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। जो जयशंकर प्रसाद हैं छायावादी के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जो है करेक्ट हो जाएगा। छायावाद की अगर हम 4 स्तंभ की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, प्रसाद पंत, निराला वर्मा, आप याद रखिए ये चारों जो है छायावादी के 4 स्तंभ माने जाते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, पावक शब्द उदाहरण है किसका। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पावक का हमारा विच्छेद क्या हो जाएगा, पौ प्लस अक। क्या होता है, पौ प्लस अक हमारा हो जाएगा पावक। और यहाँ पर हमारी संधि कौन सी है, तो पावक में जो है हमारी अयाधि स्वर संधि है। क्या हो जाएगी, अयाधि स्वर संधि। जब ए ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए का अ हो जाता है और ओ का औ हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयाधि संधि। 78 नंबर प्रश्न है, सामान्यतया काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, सामान्यतः काव्य के कुल जो है 2 भेद बताए गए हैं। क्या बताए गए, 2 भेद, एक श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा।
79 नंबर प्रश्न है, प्रसारण का विलोम क्या होता है? तो प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा? आकुंचन। देखिए प्रसारण का मतलब होता है फैलाना और आकुंचन का मतलब होता है उसको सिकोड़ना, सीमित करना। तो हमारा हो जाएगा प्रसारण का आकुंचन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, लोक संस्कृति का जन्म हुआ है कहाँ पर? तो लोक संस्कृति का जो जन्म हुआ है वो गाँवों में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गाँवों में करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, कृपाण शब्द है, आगत शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, क्या है? तो जो कृपाण शब्द हमारा है ये शुद्ध तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कृपाण मतलब तलवार होता है। 82 नंबर प्रश्न है, बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो बुद्धि भ्रमित होना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो जाएगा चक्कर में पड़ जाना, मतलब बुद्धि भ्रमित हो जाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सिर से बोझ उतारने का मतलब होता है भार टालना, क्या हो जाएगा? भार टालना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो देखिए वाचनालय यौगिक शब्द है, समतल यौगिक शब्द है, विद्यालय यौगिक शब्द है। यहाँ पर जो पशु है ये क्या है? रूढ़, यानी कि पशु शब्द का हम और जो है इसको टुकड़ों में नहीं बांट पाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा, पशु। अगला प्रश्न है 85, महोत्सव में कौन सी संधि है? तो देखिए अगर हम महोत्सव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव, क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव। तो हमारा यहाँ पर महा अगर करें और प्लस उत्सव करें तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए जब ई या उ के बाद री तथा री अगर हो तो ए का ओ हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? महोत्सव। देखिए महा प्लस उत्सव, क्या हो गया? महा प्लस उत्सव। तो जो है आ का ओ हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 85 नंबर प्रश्न का अगर ए देखें तो हमारा हो जाएगा ये गुण संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अंबर का विलोम क्या होता है? तो देखिए अंबर मतलब आकाश होता है, अंबर का विलोम जो होगा अवनी होगा, अवनी का अंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 87 है, मुझे कैसा शब्द है? मुझे जो है कैसा शब्द है? तो ये हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुष। मुझे क्या होता है? उत्तम पुरुष। मुझे, मेरा, मैं अगर ऐसे लिखा है शब्द तो ये उत्तम पुरुष होता है। 88 नंबर प्रश्न है, बहिर्मुखी में कौन सा समास है? तो देखिए बहिर्मुखी में हमारा हो जाएगा यहाँ पर अव्ययी भाव समास। ऐसा कोई भी शब्द हो जिसमें कोई भी अव्यय लगा हो वो हमारा जो है अव्ययी भाव समास होता है। तो हमारे जैसे कि प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन, ये सब जो है हमारे अव्ययी भाव समास में आते हैं। बहिर्मुखी भी जो है बाहरी मुख वाला, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, सूरदास की साहित्यिक भाषा कौन सी थी? तो सूरदास की साहित्यिक भाषा जो थी ब्रज भाषा थी। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी इनकी 3 प्रमुख रचनाएं थी। 90 नंबर प्रश्न है, महाकाव्य में वर्णन होता है किसका? तो देखिए मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण जो है होता है महाकाव्य में। जैसे कि रामचरितमानस क्या है? एक महाकाव्य है, इसमें भगवान राम के जो है जीवन चरित्र का बृहद और व्यापक जो है चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है 91। अगला प्रश्न है 91, काली मिर्च में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली मिर्च में जो है हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी कि काली है जो मिर्च, तो है जो जहाँ पर शब्द आता है वहाँ पर हमारा जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। काली है जो मिर्च अर्थात काली मिर्च, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, उर्वशी किसकी काव्य कृति है? तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही प्रसिद्ध काव्य कृति है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है सी जो है रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, सन्यासी का पर्यायवाची क्या होगा? तो सन्यासी का पर्यायवाची हो जाएगा दंडी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सन्यासी का जो पर्यायवाची शब्द है वो दंडी होता है। इसके अलावा वैरागी होता है, विरत होता है, ये सभी जो है सन्यासी के ही संधि पर्यायवाची हैं। 94 नंबर प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है विस्मय, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्तिकालीन कवि नहीं है? देखिए कौन से भक्तिकालीन कवि नहीं है ये पहचाना। तो देखिए मतीराम जो है यहाँ पर, मतीराम जो है यह भक्तिकालीन कवि नहीं है, तो 95 नंबर का हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मतीराम की बात करें तो यह रीतिकालीन जो है कवि हैं। किसके? ये रीतिकाल के कवि हैं मतीराम। अगला है 96 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है कि बच्चों को काटकर फल खिला दो, ये गलत है, यानी कि फल काट कर बच्चों को खिला दो सही होना चाहिए, तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है गलत लिखा हुआ है। 97 है, कारवां किस विधा की रचना है?
तो जो कारवां है यह भुवनेश्वर की एक एकांकी की विधा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाए, एकांकी है ये कारवां। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है कि इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो देखिए, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। इसको और से जो है जोड़ा गया है, तो 98 नंबर का सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मित व्ययी, यानी कि जो कम पैसा खर्च करता है उसे मित व्ययी या फिर कंजूस कहते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हमने 51 से लेकर 100 तक पूरे हिंदी के सामान्य हिंदी के प्रश्न डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपको जो है रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।